नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। तो इस वीडियो में हम लोग 2022 में जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इन्होंने ही आपका अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषा दिया था और कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि अर्थशास्त्र की धन संबंधित परिभाषा किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने दिया था। तो क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा है, तो एडम स्मिथ ने ही कहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किनके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो किसके अनुसार? मार्शल के अनुसार आपका अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। यह परिभाषा आपका मार्शल ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किनके अनुसार अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। तो याद रखिए, चयन का अगर पूछे तो रॉबिन्सन क्या हो जाएगा? रॉबिन्सन ने कहा था कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका भूमि। भूमि आपका उत्पत्ति का साधन है। श्रम भी आपका उत्पत्ति का साधन है। पूंजी भी आपका उत्पत्ति का साधन है। एक और क्या होता है? साहस। ये 4 आपका क्या है? उत्पत्ति का साधन है। मुद्रा आपका उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है सो पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो देखिए, साधनों का आवंटन, ये भी आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। साधनों का कुशलतम प्रयोग, ये भी आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। आर्थिक विकास भी है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि इनमें से सभी, ये सभी आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन पूछा गया था कि कीमत कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपका कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हूबहू रिपीट करता है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आप सभी को एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और ये आपका आर्ट्स और साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए, मतलब आपका इंपॉर्टेंट तीनों स्ट्रीम के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो उस वक्र को क्या कहते हैं जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है? उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार का होता है? तो इस प्रकार से आपका उत्पादन संभावना वक्र होता है। ये मूल बिंदु को और क्या होता है? तो मूल बिंदु यहाँ पे ये हो गया, मूल बिंदु को ये आपका नतोदर होता है। तो इसे दूसरे शब्दों में अवतल कहा जाता है। ये मूल बिंदु को और अवतल तो नतोदर होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है। तो देखिए, गोसेन ने आपका 2 नियम दिया था। पहला नियम आपका सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम है और दूसरा नियम आपका सम सीमांत उपयोगिता का नियम है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? प्रथम नियम पूछा है, यानी कि पहला नियम पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछता कि दूसरा नियम कौन सा है तब आपका हो जाता सम सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता है। तो कुल उपयोगिता यानी कि TU जब आपका हाईएस्ट पर होता है तब सीमांत उपयोगिता क्या होता है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में है वहाँ पे मैंने आप सभी को डिटेल में बताया हुआ था और जब आपका टॉप 40 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से करवा रहे थे वहाँ पे भी बताया हुआ था, ठीक है। अगर आप लोगों ने वैसे वीडियो को नहीं देखा है तो वैसे वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन उसमें करवाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखिए, मैं जो पहले डिस्कस कर चुका हूँ ना वो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है। तो कीमत रेखा या तो बजट रेखा की ढाल को किससे दर्शाया जाता है? तो -PX/P
PY से दर्शाया जाता है। यही होता है आपका कीमत या बजट रेखा की ढाल। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये माइनस इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो आपका देखिए बजट रेखा तो कीमत रेखा की जो होती है ढाल इस प्रकार से होता है, ये ऊपर से नीचे आता है यानी कि ऋणात्मक होता है, तो नेगेटिव स्लोप होता है, इस वजह से यहाँ पे माइनस दिया जाता है, नेगेटिव का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रमवाचक पूछा जा रहा है, तो क्रमवाचक का सिद्धांत किसने दिया था? हिग्स एवं एलन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछता कि गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो गणनावाचक सिद्धांत आपका मार्शल ने दिया था, उपयोगिता के गणनावाचक सिद्धांत को। ठीक है, तो अगर पूछे तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्रमवाचक सिद्धांत आपका हिग्स एवं एलन ने और गणनावाचक सिद्धांत आपका मार्शल ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सीमांत उपयोगिता के ह्रास नियम के प्रतिपादक हैं। तो सीमांत उपयोगिता के ह्रास नियम किसने दिया था? तो ये गोसेन ने दिया था। पहला नियम है गोसेन का, ठीक है, और दूसरा नियम आपका सम सीमांत उपयोगिता का नियम है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोसेन ने इसका प्रतिपादन किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मांग वक्र की सामान्यतः ढाल होती है। तो किस प्रकार का मांग वक्र होता है? मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए इस प्रकार से आपका मांग वक्र होता है। इधर हो गया आपका बायां, इधर हो गया आपका दायां। तो बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की ओर होता है। किस प्रकार से? बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की ओर मांग वक्र की ढाल होता है। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? देखिए बाएं से दाएं ऊपर की ओर। यहां से बाएं से दाएं ठीक लिखा है, लेकिन यहां पे क्या लिख दिया है? ऊपर की ओर। ऊपर की नहीं होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो ये तो आपका होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन देखिए बाएं से दाएं नीचे की ओर। तो हाँ, बाएं से दाएं आ रहा है और ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मांग फलन को किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो मांग फलन को आपका dx बराबर f px के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि पूर्ति फलन को किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डी की जगह आपको एस कर देना है और उसी प्रकार से आप सभी को लिख देना है हूबहू। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग मांग फलन को दर्शाते हैं उसी प्रकार से आपका पूर्ति फलन को भी दर्शाया जाता है। सिर्फ यहाँ पे डी यानी कि डिमांड की जगह पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसे भी ये पूछ देगा क्वेश्चन कि पूर्ति फलन को किससे दर्शाया जाता है, तो इस प्रकार से आपका पूर्ति फलन को दर्शाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मूल्य वृद्धि से ग्रिफिन वस्तुओं की मांग। तो देखिए जो आपका मूल्य वृद्धि से ग्रिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। समझिए जो मांग का नियम है आपका ग्रिफिन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये ग्रिफिन वस्तुओं मांग का नियम लागू नहीं होता है। ग्रिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं? तो देखिए जो ग्रिफिन वस्तुओं का कॉन्सेप्ट है ये आपका ग्रिफिन नामक अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था कि कोई भी वस्तु आपका ग्रिफिन वस्तु नहीं रहता पहले से, उसे समय बना देता है। समय बनाने का मतलब ये हुआ कि देखिए आपका एग्जाम्पल के तौर पर मास्क ले लीजिए। क्या हुआ था? कोरोना के पहले आपका मास्क का कोई वैल्यू था क्या? नहीं ना था कोरोना के पहले मास्क का वैल्यू, लेकिन जब कोरोना आया तो वह वस्तु क्या बन गया? आपका जो आपका मास्क है ये बन गया आपका ग्रिफिन वस्तु। इसका दाम भी बढ़ने लगा, दाम के साथ साथ क्या हुआ? मांग भी बढ़ने लगा। तो जो जिस प्रकार की वस्तुओं का दाम के साथ साथ मांग भी बढ़े उसी को कहा जाता है ग्रिफिन वस्तुएं। इस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो ठीक है, तो मांग के साथ क्या क्या होती है? मूल्य वृद्धि के साथ इसका मांग भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मांग में कमी का क्या कारण है? तो मांग में कमी का अनेक कारण है। देखिए ऑप्शन के अनुसार आय में कमी, पैसा कम कमाएगा तो मांग तो कम करबे करेगा किसी भी वस्तु का। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। दूसरा क्रेताओं की संख्या कमी यानी कि खरीदने वाला कम रहेगा तो मांग ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो ये भी एक कारण है। तीसरा है उपभोक्ता की रुचि में कमी यानी कि कोई भी वस्तु वो पहले खरीद रहा था अब उसे पसंद नहीं है तो उसे भी क्या होगी? उस वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, तो ये भी एक कारण है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मांग की लोच है। तो मांग का जो लोच है बच्चों, देखिए आप लोगों का क्वेश्चन भी था 5 नंबर का निकालने का आएगा कि मांग की लोच निकालें। तो मांग की लोच वहां पे किस प्रकार से निकाल रहे हैं? वैल्यू में निकाल रहे हैं, मात्रा में निकाल रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी में निकाल रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मात्रात्मक। ठीक है, अगर पूछता का मांग का नियम क्या है तो मांग का नियम आपका गुणात्मक है। यहाँ पे पूछा मांग की लोच, तो मांग की लोच आपका क्या है? मात्रात्मक है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका
कि विलासिता वस्तुओं की मांग होती है। तो विलासिता वस्तुओं की जो मांग होती है वो अत्यधिक लोचदार होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। विलासिता वस्तुओं का मतलब हुआ जिसे सोना, चांदी, गाड़ी, मोबाइल, ये सब क्या है, ये सब आपका विलासिता वस्तु है, ठीक है। इसकी जो मांग की लोच होती है वो अत्यधिक लोचदार होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है, तो मांग क्या होती है, तो ये पूर्णतः बेलोचदार होता है, ठीक है। मतलब इसमें कि दाम में कुछ भी परिवर्तन हो जाए, दाम बढ़ जाए या तो घट जाए, उसका मांग उतना ही रहता है। जैसे आपका दवा हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर नमक हो गया, नमक का दाम बढ़ा देगा तो यूज करना छोड़ दोगे क्या, नहीं ना, उतना ही यूज करोगे जितना पहले ही यूज करता था, ठीक है। तो इसकी जो मांग की लोच होती है, तो मांग होती है आपका पूर्णतः बेलोचदार होती है, यानी कि ईडी बराबर आपका 0 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आप सभी को बताया कि जो आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है वो होता है आपका 0, यानी कि पूर्णतः बेलोचदार होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछेगा, यहाँ पे आवश्यक वस्तुओं की जगह पर आवश्यक वस्तुओं की एग्जाम्पल दे देगा। जिसे पूछेगा कि नमक, नमक का मांग की लोच होती है, तो यहाँ वही आंसर हो जाएगा। नमक आपका क्या है, आवश्यक वस्तु है ना, तो उसका भी मांग की लोच आपका 0 हो जाएगा, पूर्णतः बेरोजगार हो जाएगा। दवा का मांग की लोच पूछे तो दवा का भी आपका 0 हो जाएगा। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसका मांग की लोच पूर्णतः बेरोजगार होता है, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है। तो उत्पादन फलन को आपका QX बराबर F ब्रैकेट वर्ड या उत्पादन के साधन के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ABCD क्या है, ABCD आपका उत्पादन के साधन है, ठीक है। इस प्रकार से आपका उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन में था कि निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो ये आपका मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। जो आपका परिवर्तनशील अनुपात का नियम है ये आपका अल्पकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। शायद मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर। तो उत्पादन में वृद्धि करने से कुल लागत और जो कुल स्थिर लागत होता है इसके बीच का जो अंतर होता है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि उत्पादन में कमी के साथ साथ क्या होता है, तो उत्पादन में कमी करने से कुल लागत और कुल स्थिर लागत के बीच का अंतर कम होता है, इससे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका फार्मूला से कि निम्न में से कौन सही है। तो मैंने आप सभी को एक फार्मूला बताया था कि TC बराबर क्या होता है, TC बराबर होता है आपका TVC प्लस TFC होता है आपका TC बराबर, ठीक है। देखिए कोई भी फार्मूला में कोई भी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, ये फार्मूला नहीं लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका माइनस में दिया है, यहाँ पे गुना में दे दिया, तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए अब हम लोग इसको इधर उधर करते हैं। इधर उधर करने का मतलब हुआ कि TVC के फॉर्म में लाते, तो किस प्रकार से लाएंगे, तो चलिए सबसे पहले TVC लिख देते हैं। TVC लिख दिए तो इसको क्या करना होगा, TC की तरफ लाना होगा। तो TC की तरफ लाएंगे तो ये आपका प्लस में, बराबर के इधर हम लोग लाएंगे तो क्या होगा, बराबर के इधर लाने से आपका ये माइनस में चल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, TC माइनस TFC हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 ये जो समीकरण दिया हुआ है ये सही हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको ये फार्मूला को ध्यान रखना है। ये फार्मूला को अगर आप इधर उधर कीजिएगा, कभी TFC के फॉर्म में लाना है, कभी TC के फॉर्म में लाना है, कभी TVC के फॉर्म में लाना है, इसी प्रकार से आपका वहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। इसको अगर आप ध्यान में रखिएगा ना तो आराम से बना लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्पादन की 5 इकाइयों की औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत का मतलब ये हुआ कि जो आपका AFC यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, एवरेज फिक्स कॉस्ट आपका 20 दिया हुआ है, ठीक है। उत्पादन की 5 इकाइयों का औसत परिवर्ती लागत। परिवर्ती लागत का मतलब क्या हुआ कि ये ABC बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। ये दो आपका डेटा दिया हुआ है, पूछ रहा है कि औसत लागत क्या होगा, यानी कि AC क्या होगा, सो आपसे पूछ रहा है। तो AC बराबर क्या होता है, AC बराबर आपका होता है AFC प्लस क्या होता है, ABC होता है, ठीक है। तो देखिए AFC का वैल्यू 20 दिया हुआ है तो यहाँ पे 20 बैठा देते हैं। ABC का वैल्यू आपका यहाँ पे 40 दिया हुआ है तो यहाँ पे 40 हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 40 बैठा देते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, AC बराबर यानी कि औसत लागत एवरेज कॉस्ट। AC का मतलब क्या हुआ, एवरेज कॉस्ट। एवरेज का मतलब क्या, औसत, और कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत। तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, 20 प्लस 40 मतलब 60। तो 60 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में से
किस शर्त को पूरा करने के लिए पर अधिकतम होगा, यानी कि फर्म अधिकतम लाभ की स्थिति में क्या क्या कंडीशन होता है अधिकतम लाभ के लिए। तो इसका दो कंडीशन होता है, क्या एक होता है आपका MR बराबर MC होना चाहिए, यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू बराबर क्या होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन होता है आपका MC की जो वक्र है वो MR की जो वक्र है उसे नीचे से काटे। ये दो कंडीशन होता है, ठीक है, तभी फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। ये जो दो कंडीशन पूरा होता है, तो ये दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। उसके बाद देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्या कंडीशन होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में आपका एवरेज रिवेन्यू बराबर क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू, यानी कि जो आपका औसत आगाम बराबर क्या होता है, सीमांत आगाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि एकाधिकार में, तो एकाधिकार में क्या होता है, एकाधिकार में आपका क्या होता है, AR बड़ा होता है MR से, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे दे देगा कि एकाधिकार में तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा AR बड़ा हो जाएगा MR से, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको आपको ध्यान देना है। देखिए जितना भी रिलेटेड पॉइंट बन रहा है ये सारा मैं आप सभी को बताते चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। और मैं दावा के साथ कहता हूँ कि ये 40 इकोनॉमिक्स में अगर आप मेरा सारा वीडियो देख लीजिएगा ना, तो 40 में आपका 38 कहीं नहीं जाएगा, 40 में 38 कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो सारा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। मॉडल पेपर का सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि मैं सारा कुछ मैंने डिटेल में बहुत ही अच्छी तरह से बताया हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि किस बाजार में AR वक्र X अक्ष के समांतर होता है। तो देखिए ये आपका होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, क्या अक्ष में होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपका जो होता है वो AR, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, ये AR बराबर क्या होता है, MR, ठीक है। तो AR MR ये आपका X अक्ष के समांतर होता है, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता इसका करेक्ट आंसर होगा। और पूर्ण प्रतियोगिता में एक और कंडीशन होता है, AR बराबर MR बराबर क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्राइस होता है, ठीक है। मतलब वहां पे क्या होता है, AR बराबर MR बराबर क्या होता है, यही प्राइस होता है, ठीक है। और तीनों AR और MR की राखा दोनों आपका लगभग एक ही होता है, एक ही लाइन में जाता है, इसलिए ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता में आपका ये हो गया है X अक्ष के समांतर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए फर्म के अंतिम संतुलन की दशा क्या है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि फर्म के संतुलन के लिए दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होता है कि MR बराबर क्या होना चाहिए, MC होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जो MC का वक्र है वो MR के वक्र को क्या नीचे से ऊपर जाते हुए काटना चाहिए, ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हुए काटना चाहिए, नीचे से काटना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है कि MC का जो वक्र है आपका MR के वक्र को नीचे से काटता है, तो यही आपका फर्म के संतुलन की दशा होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन है। तो यानी कि वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। तो वस्तु का कीमत जितना ज़्यादा बढ़ेगा पूर्ति उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। मांग नहीं, पूर्ति पूछा जा रहा है। वस्तु की कीमत और पूर्ति में क्या होता है, आपका डायरेक्ट संबंध होता है, यानी कि जब वस्तु की कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति भी क्या होगी, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपका निर्धारक घटक है। उसके बाद संबंधित वस्तु का कीमत, ये भी आपका निर्धारक घटक है। और उत्पादन के साधनों में कीमत, उत्पादन के साधनों में क्या होगी, कीमत में कमी होगी तो पूर्ति क्या होगी, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सभी इसका घटक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है आपका, ये कथन आपका JVC का है। JVC ने ही कहा था कि जो पूर्ति है अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ES बराबर 0 का अर्थ है पूर्ति की लोच, यानी कि पूर्ति की लोच में ES बराबर 0 आ जाए तो वो कैसा पूर्ति का लोच होगा, तो उसे कहा जाता है पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति का लोच, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा। यहाँ पे दे दिया है ES बराबर 0, अगर दे दे कि ES बराबर 1 रहे तब पूर्ति का लोच क्या कहलाएगा, तब उसे कहेंगे इकाई के लोचदार, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, इकाई का लोचदार। अगर ES बराबर क्या दे दे, इन्फिनाइट दे दे, तब पूछे कि पूर्ति की लोच क्या होगा, तब उसे कहा जाता है पूर्णतः लोचदार। क्या कहा जाता है, पूर्णतः लोचदार कहा जाता है। अगर ES दे दे क्या, 1 से बढ़ा दे दे, अगर 1 से बढ़ा दे दे तब उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहा जाता है सापेक्षिक लोचदार। क्या कहा जाता है, सापेक्षिक लोचदार कहा जाता है। अगर ES बराबर क्या दे दे, ES बराबर आपका
एक से कम दे दे, क्या दे दे, एक से कम दे दे, तो इस कंडीशन में क्या कहा जाता है, सापेक्षिक बेलोचदार। क्या कहेंगे, सापेक्षिक बेलोचदार। इससे एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, ठीक है। ई एस बराबर जब 0 हो तो उसे पूर्णतः बेलोचदार, ई एस बराबर 1 हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे सापेक्षिक लोचदार अथवा इकाई लोचदार कहेंगे, ठीक है। अगर ई एस बराबर इन्फिनाइट हो तो उसे क्या कहेंगे, पूर्णतः लोचदार कहेंगे। अगर ई एस जो आपका है 1 से बड़ा हो जाए तो उसे सापेक्षिक लोचदार कहेंगे। अगर ई एस 1 से छोटा हो जाए तो उसे सापेक्षिक बेलोचदार कहेंगे, ठीक है। इसे आप लोग रट लीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका फार्मूला से कि पूर्ति लोच की माप किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो पूर्ति की लोच किस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा डेल्टा क्यू एस बटा क्यू भागा डेल्टा पी बटा पी से इस फार्मूला से आपका पूर्ति की लोच को ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक और इसका फार्मूला होता है डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसी फार्मूला को इधर उधर करके ये फार्मूला लाया गया, ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्शन में नहीं है, तो इसी को उधर उधर करके ये फार्मूला लाया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बाजार की क्या विशेषता है। तो बाजार का जो विशेषता है वो एक क्षेत्र, ये भी इसका बाजार की विशेषता है। क्रेताओं एवं विक्रेताओं की उपस्थिति, ये भी आपका बाजार की विशेषता है, तो ये भी सही होगा। उसके बाद है वस्तु का एक मूल्य, ये भी आपका बाजार की विशेषता है। तो ये तीनों आपका बाजार की विशेषता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में आपका क्या स्थिर रहता है, तो ये आर और एम आर दोनों स्थिर रहता है। मैंने आप सभी को बताया था। देखिए इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपका एम आर और ए आर का वक्र होता है ना, इस प्रकार से एक्स के समांतर। तो अगर देखिए ये बदलता नहीं है, इस वजह से ये एक्स के समांतर जाता। अगर ये स्थिर नहीं रहता, परिवर्तनशील रहता है, तो इस प्रकार से ऊपर नीचे जाता, ठीक है। तो यही आपका ए आर और एम आर ये दोनों आपका स्थिर रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या। हाँ जी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपका क्रेताओं और विक्रेताओं यानी कि खरीदने वाला और बेचने वालों की बहुत ही अधिक संख्या होती है, तो ये इसका विशेषता है। उसके बाद है आपका वस्तु की एकरूपता। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप वस्तुएं पाई जाती है, यानी कि वस्तुओं में आपका एकरूपता पाया जाता है, तो ये भी विशेषता है। उसके बाद है आपका कि ऑप्शन नंबर 3 में कि विज्ञापन तथा विक्रय लागत है। तो आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपका विज्ञापन नहीं किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे विज्ञापन के लिए कोई भी लागतें नहीं आती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात बाजार का पूर्ण ज्ञान, ये भी आपका पूर्ण प्रतियोगिता का विशेषता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कि श्रम की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है और 1 इकाई लगाने पर यह 10 है, तो सीमांत उत्पादन क्या होगा। देखिए सीमांत उत्पादन क्या किसे कहते हैं, तो किसी भी साधन के एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से जो भी उत्पादन होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन कहते हैं। सीमांत का मतलब है क्या होता है, एक अतिरिक्त, ठीक है। पहले देखिए जब 1 का उत्पादन कर रहे थे तो कितना का हो रहा था उत्पादन, एक इकाई का प्रयोग कर रहे थे तो ये आपका 10 का उत्पादन हो रहा था। अब दूसरा प्रयोग किए तो कितना हो गया, 22 हो गया, यानी कि एक अतिरिक्त प्रयोग किए, 1 से आपका 1 बढ़े ना, यानी कि 1 का अतिरिक्त प्रयोग किए तो 1 अतिरिक्त प्रयोग करने से कितना बढ़ रहा है, तो 12 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सीमांत उत्पादन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यानी कि एक अतिरिक्त इकाई से जितना भी उत्पादन होगा उसी को आपका सीमांत उत्पादन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर का, एक वित्त मंत्री वैसी वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि कर सकता है जिनकी मांग की लोच होता है। तो वैसी वस्तुओं पर कर में वृद्धि कर सकता है जिसकी मांग की लोच 1 से अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई क्या है। तो देखिए उपयोगिता की माप की इकाई आपका यूटिल्स होता है, ठीक है। लेकिन मार्शल के अनुसार पूछा है तो मार्शल के अनुसार आपका मुद्रा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्चुअल में आपका उपयोगिता की माप की इकाई आपका यूटिल्स होता है, लेकिन मार्शल के अनुसार मुद्रा होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। तो देखिए जब किसी भी वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होगी ना, तो उसकी पूर्ति में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, यानी कि इसमें डायरेक्टली यानी कि समानुपाती का संबंध पाया जाता है, प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि किसी भी वस्तु की मांग और कीमत में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, तो मांग और कीमत में आपका विलोम से संबंध पाया जाता है, लेकिन आपका पूर्ति और कीमत में आपका प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट संबंध पाया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है पूर्ति और कीमत, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रत्यक्ष। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता
को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उपयोगिता। ये ही आपका उपयोगिता की परिभाषा, यानी कि जिस वस्तु में जितनी भी संतुष्ट करने की क्षमता होगी मानवीय आवश्यकता को, उस वस्तु की उपयोगिता उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उपयोगिता कहते हैं आवश्यकता, मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को। तो यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवाया। कैसा ये वीडियो आप सभी को लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे पहले वाले वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर बहुत ही अच्छा लगा, और नेक्स्ट वीडियो लेकर के आइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।